नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉन्ट ग्रुप के बारे में। किसके बारे में जाना था? होम टैब के अंदर हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, जिसमें जितने भी हमारे फॉन्ट से रिलेटेड स्टाइल होते हैं उन सभी के बारे में हमने जाना था। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप के बाद में जो अगला हमारा ग्रुप है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप का स्पेशली जो यूज है वो पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए, यानी टू अरेंज पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ का स्पेशली यूज है। पैराग्राफ जो होता है, हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पैराग्राफ जो टैब है उसका हम यूज करते हैं। अब देखिए, जो पैराग्राफ हमारा टैब है उसमें अलाइनमेंट आता है। ठीक है, अलाइनमेंट के अलावा उसमें ब्लड्स आते हैं। ठीक है, ब्लड्स के अलावा उसमें नंबरिंग आती है। ठीक है, ब्लड्स के अलावा उसमें नंबरिंग आती है। नंबरिंग के अलावा पैराग्राफ बॉर्डर, इसके अलावा इसमें टेबल भी इसमें अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो पैराग्राफ का मेजरली जो यूज होता है वो होता है हमारा पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए। इस टैब का इस्तेमाल स्पेशली पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वो होते हैं हमारे अलाइनमेंट, ब्लड्स, नंबरिंग, पैराग्राफ बॉर्डर, ठीक है, और टेबल। अब देखिए, हम एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर अलाइनमेंट के बारे में। देखिए, ठीक है, किसके बारे में देख रहे हैं? अलाइनमेंट के बारे में। देखिए, अलाइनमेंट होता है वो 4 तरीके का होता है। इसमें पहला होता है हमारा लेफ्ट, ठीक है, कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद में अगला होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट के बाद में अगला अलाइनमेंट होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद अगला होता है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये होते हैं हमारे मेजरली 4 अलाइनमेंट्स। इसमें हम पैराग्राफ को अलाइन करते हैं। देखिए, जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, इसमें हम पैराग्राफ जो होता है उसको लेफ्ट साइड अलाइन करते हैं। यानी लेफ्ट की साइड जो होती है हमारी, लेफ्ट साइड, उस तरफ से हम पैराग्राफ को व्यवस्थित करते हैं। और ठीक है, लेफ्ट साइड से व्यवस्थित करते हैं और राइट साइड से ज्यादा उस पर मेजरली ध्यान नहीं देते हैं, बाकी लेफ्ट तरफ से उसको इक्वल लेकर हम चलते हैं। इसके लिए हम जो शॉर्टकट की होती है इसकी, वो होती है हमारी Ctrl+L। ठीक है, इससे हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है,
यानी लेफ्ट साइड से जो मार्जिन होता है वो प्रॉपरली एडजस्टेड रहे और ये एक सीक्वेंस में हमारा टेक्स्ट जो है वो चले। अब इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट होता है। तो राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि एक प्रॉपर लाइन के अंदर एक प्रॉपर अलाइनमेंट होके वो टेक्स्ट राइट साइड में रहे। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो प्रॉपरली राइट तरफ, यानी हमारे राइट साइड वो प्रॉपरली टेक्स्ट अलाइन रहेगा, यानी राइट साइड से वो टेक्स्ट स्टार्ट होगा। लेफ्ट में क्या होगा कि लेफ्ट तरफ से वो टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट से मतलब है कि प्रॉपरली एक शेप में रहेगा वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जब राइट अलाइनमेंट यूज करेंगे तो राइट साइड से, और लेफ्ट जब यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड से। ठीक, अब देखिए सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे हमने सेंटर अलाइनमेंट किया है किसी पैराग्राफ को, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर से प्रॉपरली अलाइन रहेगा। ठीक है, यानी वो बीच में रहेगा सेंटर के अंदर, साइडों में से ज्यादा वो नहीं रहेगा, बाकी इक्वली एक सेंटर में वो अलाइन रहेगा, यानी बीच में सारा टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ इसके पैराग्राफ के पेज के बीच में लिखा हुआ आएगा। तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है हमारी Ctrl+E की का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जस्टिफाई जो की होती है उसका इस्तेमाल पेज को लेफ्ट राइट, ठीक है, और सेंटर, ठीक है, इन सभी तरीकों से एक ही इस अलाइनमेंट में जस्टिफाई सेट करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। जस्टिफाई के लिए जो शॉर्टकट की है वो हम यूज करते हैं Ctrl+J, यानी कंट्रोल और जे प्रेस करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट पेज होता है वो प्रॉपर जस्टिफाई हो जाता है, यानी अलाइनमेंट जो होता है उसका वो जस्टिफाई अलाइनमेंट उस पर सेट हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो पैराग्राफ है हमारा वो पहले सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अलाइनमेंट। अब हम बात करें बुलेट्स की। ठीक है, बुलेट्स किस तरीके से काम करती है। तो देखिए अलाइनमेंट हमने देखा, अब अलाइनमेंट के बाद में हम देखने वाले हैं बुलेट्स के बारे में, उसके बाद नंबरिंग के बारे में, और नंबरिंग के बाद में देखने वाले अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अलाइनमेंट हमने यहाँ पे देखा, और अलाइनमेंट के बाद में अब हम देखते हैं बुलेट्स। एक्चुअली देखिए बुलेट्स क्या होते हैं। बुलेट्स ऐसा तो है नहीं किसी बाइक का या किसी स्कूटर का कोई स्क्रू वगैरह हो, ऐसा तो होने से रहा। एक्चुअली कंप्यूटर की भाषा का ये एक शब्द है, तो इसका मेन सीधी सी बात है कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा या कुछ स्पेसिफिक होगा। तो देखिए जैसे हम कोई पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ भी हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, लाइन लिखी है, तो उससे पहले इस पॉइंट को दर्शाने के लिए यहाँ पर जैसे हमने स्टार लगाया है, जैसे हम कॉपी वगैरह में, नोटबुक वगैरह में नोट्स लिखते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, किसी स्पेशल या विशेष जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है या तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, इस तरीके से इम्पोर्टेंट लिख देते हैं उस पर, या फिर इस तरीके से स्टार लगा देते हैं, या फिर इस तरीके से एरो के सिंबल लगाकर हम बनाते हैं, या फिर इस तरीके से एक हैंड का छोटा सा हैंड बना देते हैं। ठीक है, या फिर कोई और चौकोर बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, कोई सर्कल बना देते हैं। ठीक है, एक ये ब्लैंक सर्कल है, ये इस तरीके से ठोस सर्कल बना देते हैं ना। इस तरीके के काफी सारे सिंबल्स होते हैं जो हम उसके अंदर बनाते हैं, या फिर इस तरीके से कोई एरो का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से इनर साइड से इस तरीके से पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ सिंबल्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लिखते हैं और उस पॉइंट से पहले इस तरीके के जो हमारे सिंबल होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो ये सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पॉइंट से बने हुए आते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स है, इन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, बुलेट्स हम इनको कहते हैं। देखिए बुलेट्स जो कुछ बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ठीक है,
वो लगभग 5 से 6 बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लड्स होते हैं। इसके अलावा आप कस्टम भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। कस्टम करके उसका चेंज वगैरह जो लेआउट वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं ब्लड्स का, या आपके पास कोई स्पेशल सिंबल है, ठीक है, तो वो आप कैरेक्टर स्पेस में जाकर वहां से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लड्स अलग से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इसमें अवेलेबल है आपके उन्हीं का यूज कर सकते हैं 4-5। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा अतिरिक्त अगर यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं और इन सिंबल्सों का जो यूज होता है वही क्या होता है, बुलेट्स होता है। अब देखिए बारी आती है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग से आपको सीधा सा यहाँ पे पता लग ही रहा होगा कि नंबरिंग से मतलब नंबर से है, और इसके अंदर हम नंबर्स वगैरह कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जहाँ पर हम एक काउंटिंग देना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं। जैसे एक लाइन मैंने लिखा, यहाँ पर इंपोर्टेंट कोई पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अगली लाइन लिखूंगा तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर, अगली लाइन लिखूंगा तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर्स वगैरह हम देते हैं जो कि हमें बार बार लिखना ना पड़े, एक बार हम सेट कर दें, जैसे हमारा पॉइंट खत्म हो और जैसे ही हम एंटर प्रेस करें तो ये अगली लाइन में जैसे ही हमारा कर्सर आए तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही ये लाइन फिनिश हो और जैसे ही हम एंटर प्रेस करें और अगली लाइन में आए, थर्ड लाइन में, तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ आए। तो इसी पर्पज से ये बनाए गए हैं। यानी नंबरिंग्स जो एक प्री फॉर्मेट है, एक प्री सेट है जिसको हम यूज कर सकते हैं और नंबरिंग्स दे सकते हैं बार बार सेल्फली लिखने की बजाय, ठीक है। और इसके अंदर नंबरिंग्स कई तरीके की होती है, जैसे एक तो नॉर्मल काउंटिंग होती है, इसके अलावा अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक के इसमें नंबर्स होते हैं जिनको आप एक के बाद एक सब ऑप्शंस के रूप में काम में ले सकते हैं। इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, ठीक है। दोनों तरीके के आप अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो सब ऑप्शन के रूप में। इसके अलावा सब ऑप्शन में आप रोमन नंबर्स भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें कस्टम का भी ऑप्शन होता है जिससे आप इसको कस्टम कर सकते हैं। अब देखिए कस्टम ऑप्शन के बाद में नंबरिंग्स वगैरह हमने यहाँ पे दे दी, और नंबरिंग्स के बाद में इंडेंट का हमारा ऑप्शन आता है, जिसमें इंडेंट से ये मीन होता है कि हम उस टेक्स्ट को कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, लेफ्ट से या राइट से, कितना आगे से। जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी कार्यालय के लिए हम कोई लेटर पत्र वगैरह लिखना चाहते हैं तो हमारा जो इंडेंट है वो हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, इसमें ये यहाँ पर रूलर्स बने हुए हैं, ठीक है, इन पर इस तरीके के स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारा इंडेंट का ऑप्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, यदि इंडेंट आपको डिक्रीज करना है, सपोज कीजिए यहाँ से ये टेक्स्ट जो लिखने का एरिया है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लिखने का एरिया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस एरिया के अंदर अंदर। अब आप इसको यहाँ से लिखना चाहते हैं या बिल्कुल यहाँ से, सपोज कीजिए लिखना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप इसको यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक लेना चाहते हैं लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जो इंडेंट है उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इंडेंट को आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इंडेंट को आप यहाँ पर डिक्रीज करने वाले हैं। इसकी देखिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है एम, डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। अब देखिए ये तो डिक्रीज की हो गई, अब बारी है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एम। अब इससे क्या होगा, डिक्रीज में तो क्या होगा कि ये इस तरफ से थोड़ा पास आ रहा था ये, ठीक है, कर्सर जो है वो यहाँ से बिल्कुल पेज की जो स्टार्टिंग है वहां से लिख पा रहे थे हम, ठीक है। अब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कर्सर यहाँ से हटकर थोड़ा सा इस तरफ राइट साइड जाएगा और जहां तक जाएगा जब तक हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। यानी यदि हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और कर्सर हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पर कर्सर आ जाएगा
तो उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस एरिया में ही लिखेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे स्टार्ट होगा वो टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट जो है वो टेक्स्ट हमारा यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट हमारा काम करता है। इसके अंदर हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज किया डिक्रीज इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए, और यदि इंक्रीज करना है इंडेंट को कंट्रोल प्लस एम की का हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखिए लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के अलावा बॉर्डर और इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉर्मेट है बैकग्राउंड, ठीक है, वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। फॉन्ट में तो क्या किया था हमने कि टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, ठीक है, टेक्स्ट को क्या किया था हाईलाइट किया था और उसको कलर चेंज किया था। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर जैसे पैराग्राफ के पीछे की थीम आप किस तरीके की रखना चाहते हैं तो वो कलर के अंदर जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसमें बॉर्डर, ठीक है, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी एक बॉक्स में यदि आप दिखाना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप उस टेक्स्ट को, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है। क्या करेंगे उस टेक्स्ट को सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो आप क्या करेंगे बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको बॉर्डर कौन सी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टॉप, बॉटम, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, आउटर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। और इसके अलावा आप कस्टम भी कर सकते हैं, आप किस तरफ टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, उस पर। तो देखिए आप टॉप में चाहते हैं कि जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, जैसे ए बी और सी मेरा ये टेक्स्ट है और मैं इस पर बॉर्डर देना चाहता हूँ। यदि मैं केवल टॉप में बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं केवल यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर दूंगा, ठीक है। बॉटम में देना चाहता हूँ तो इस तरीके से दूंगा, ठीक है, बॉटम का यूज करते हुए, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट में देना चाहता हूँ यानी इस तरफ तो इस तरीके से मेरी बॉर्डर आ जाएगी, राइट में देना चाहता हूँ तो इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। आउटर, केवल आउटर बॉर्डर देना चाहता हूँ मैं तो इस तरीके से इसके चारों तरफ, इस टेक्स्ट के चारों तरफ इस तरीके की एक बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। अब आउटर बॉर्डर के बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। आउटर बॉर्डर में तो क्या था कि केवल टेक्स्ट के बाहरी तरफ एक बॉर्डर बनी हुई आ रही थी। अब ऑल जो बॉर्डर ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि टेक्स्ट के पूरे टेक्स्ट पर बॉर्डर के साथ साथ ही जो इनर साइड है टेक्स्ट का, जैसे यहाँ पर ABC लिखा हुआ है तो इस टेक्स्ट की चारों तरफ यहाँ पर एक बॉर्डर होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की एक प्रॉपर बॉर्डर रहेगा इसके अंदर। और इस तरीके से ये टेक्स्ट सभी जो टेक्स्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल टेक्स्ट वो एक अलग बॉर्डर के अंदर बंद रहेंगे। तो इस तरीके से जो ऑल बॉर्डर का हमारा ऑप्शन है वो इस तरीके से टेक्स्ट के अंदर काम करेगा। अब देखिए बॉर्डर हो गया हमारा, बॉर्डर के बाद में देखिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आपको जैसे ही आप मैंने यहाँ पे शब्द लिखा तो आपको इस शब्द से ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, यानी लाइन के अंदर स्पेस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइन के अंदर किस तरीके से होगा। तो जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर जैसे ABC, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। उसके बाद में हमने इसके नीचे एंटर प्रेस करके दूसरा शब्द लिखा, ठीक है, जैसे DE और F, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ABC और उसके बाद में DEF, ठीक है, इनके जो बीच में ये स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किस स्पेस की बात करें, ये जो बीच में यहाँ पे स्पेस बना हुआ है ABC, ठीक है, और DEF के बीच में जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है, इस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। यानी इसी स्पेस को सेट करना, कितना हम एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं और इस स्पेस को कितना कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 लाइन,
1.15 लाइन, 1.50 लाइन, 2 लाइन, 2.15 लाइन। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उसके अलावा यदि आप स्पेस को बिल्कुल हटाना चाहते हैं, इंडेंट सेट करना चाहते हैं, तो उसके पास में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स का सिंबल है इस तरीके से, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन होगा, और वहां से आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, एटलीस्ट कम से कम आप कितना रखना चाहते हैं और मैक्सिमम आप कितना रखना चाहते हैं, वो उस डायलॉग बॉक्स में जाकर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग है वो इस तरीके से काम करती है। उसके बाद में देखिए जो हमारा स्टाइल ग्रुप है, ठीक है, जो स्टाइल ग्रुप है वो स्पेशली स्टाइल्स के लिए, स्टाइल जो टैब है या स्टाइल जो मेन्यू है हमारा, वो स्पेशली टेक्स्ट को एक प्रीसेट्स होते हैं एक तरीके से स्टाइल के अंदर, जिसमें क्या होता है कि पहले से ही बने हुए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिनके अंदर हेडिंग के लिए अलग कलर, एक अलग फॉर्मेट का साइज वगैरह ये अवेलेबल रहते हैं, और उस बने हुए फॉर्मेट को हम जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं उस टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ऑलरेडी एक बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है टेक्स्ट का, और उसके हिसाब से हम हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो स्टाइल में ऑलरेडी क्या होता है कि पहले से बने हुए फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में एडिटिंग ग्रुप जो है हमारा वो आता है अगला पॉइंट हमारा। तो एडिटिंग ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा जो एडिटिंग ग्रुप है ये इसके अंदर वो सभी कमांड्स अवेलेबल रहती है जो स्पेशली एडिटिंग के लिए यूज में ली जाती है। यानी हम बात करें एडिटिंग ग्रुप की, किसकी बात करें हम स्पेशली एडिटिंग ग्रुप की, हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं, और इसमें वे सभी कमांड्स अवेलेबल रहती है जो स्पेशली एडिटिंग के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, स्पेशली वे सभी कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल रहती है जो स्पेशली एडिटिंग के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, टेक्स्ट में जिसमें एडिटिंग की जा सकती है टेक्स्ट पर, तो वो सभी कमांड्स इसमें अवेलेबल रहती है। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी अवेलेबल रहती है, तो देखिए सबसे पहले फाइंडिंग टेक्स्ट, ठीक है, फाइंडिंग टेक्स्ट, रिप्लेसिंग, ठीक है, गो टू, और गो टू के अलावा सेलेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये इसके अंदर अवेलेबल रहती है कमांड्स। तो देखिए फाइंडिंग टेक्स्ट, ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, देखिए जैसे हमने 2 या 4 पेज की कोई फाइल बनाई है, ठीक है, और उसमें हमने कहीं कोई यूनिक वर्ड लिखा है या कोई स्पेशली कोई फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उसको किसी अदर फॉर्मूले से रिप्लेस करें, या उस वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा है XZBC2D5, ठीक है, इस तरीके का कोई कोड लिखा है, और उस कोड को हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड के लिए हम जो की यूज करते हैं वो हमारी Ctrl+F, ठीक है, इस की को हम जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो हमारा MS वर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहां पर लिखा हुआ रहता है फाइंड टू। ठीक है,
और वहां पर ये कोड हम जैसे ही डालते हैं तो ये हमें शो करता है कि ये कोड आपका इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने खोजा है, जो हमने फाइंड किया है कि हमारा ये कोड इसमें अवेलेबल है और हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम फिर करते हैं रिप्लेस की का यूज। किसका यूज करते हैं? रिप्लेस की का। देखिए, जो रिप्लेस हमारी की होती है, जो टेक्स्ट हमने खोजा है उसको हम उस टेक्स्ट से दूसरा जो टेक्स्ट है हमारा, जो हम उसके अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं उसके स्थान पर, ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है, नंबर होता है, ठीक है, जो डिजिट होते हैं वो हम उसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, जो जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं वो डालते हैं और रिप्लेस विथ, ठीक है, जो वैल्यू रहती है रिप्लेस के अंदर उसके अंदर वो हम वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, और रिप्लेस की जो हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, ठीक है, रिप्लेस की हमारी शॉर्टकट की होती है R नहीं, Ctrl और H, ठीक है, Ctrl F फाइंड के लिए होती है और गो टू, इसके बाद में एक और होती है गो टू। देखिए, गो टू का जो यूज है वो स्पेशली किसी पेज पर जाने के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ी फाइल है, जैसे 100-200 पेजों की कोई फाइल बनी हुई है, ठीक है, और उसके किसी पेज पर हम जाना चाहते हैं तो Ctrl+G, ठीक है, उस की का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए हम उस पेज पर जा सकते हैं। जैसे हमने किसी बुकमार्क वगैरह बना रखी है तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं। तो ये एक इजी वे है। इसके बाद में देखिए, सेलेक्ट जो हमारा टैब है, इसका लास्ट जो टैब है वो हमारा सेलेक्ट है। देखिए, इसमें सेलेक्ट जो टैब है इसमें स्पेशली वही ऑप्शन अवेलेबल है जो किसी टेक्स्ट को या किसी पिक्चर को, ठीक है, या किसी फाइल को स्पेशली सेलेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ये स्पेशली है किसी टेक्स्ट को या किसी पूरे ही टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए इस की का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की है हमारी, ठीक है, सिलेक्ट की जो हमारी शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+A, ठीक है। अब देखिए ये की यूज या ये की काम किस तरीके से करेगी। तो किसी टेक्स्ट को यदि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो हमें किसी प्रकार की किसी भी ड्रैग या डाउन की, ड्रैग ड्रॉप या किसी भी प्रकार की ड्रैग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पूरा टेक्स्ट इसमें सेलेक्ट होगा, कोई भी शब्द, एक लेटर, एक वर्ड, एक डॉट भी इसमें एस्केप नहीं रहेगा, नहीं छूटने वाला है। क्योंकि जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl और A प्रेस करते हो तो सारा जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो तब तो आप इस की का इस्तेमाल करोगे। और यदि आप कुछ टेक्स्ट को छोड़ना चाहते हैं, जैसे किसी पैराग्राफ के बीच में से कुछ स्पेलिंग को आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ड्रैग, माउस की सहायता से आप टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे और ड्रैग ड्रॉप मेन्यू से ही उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। इस की का आप यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस की से केवल सारे टेक्स्ट को जब भी आपको एक साथ सिलेक्ट करना होगा तभी हमारी ये की जो है वो वर्क करेगी। अब देखिए इसके बाद में आगे जो हमारा इंसर्ट रिबिन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और उस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंसर्ट रिबिन के बारे में। इंसर्ट रिबिन में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किसी पिक्चर को हम जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर किस तरीके से इंसर्ट कराते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर।